फरीदाबाद का भी कार्यक्रम हुआ, जिसके निमित्त आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ। और संगठन के कुछ पार्टी के कुछ आगामी कार्यक्रम भी हैं, जिसमें रन फॉर यूनिटी देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के ऊपर प्रदेश भर में अलग अलग जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके निमित्त आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ आदरणीय मनोहर लाल जी हैं और साथ ही संगठन की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी। और मैं इस प्रेस वार्ता में पूर्व में मंत्री रहे बल्लभगढ़ से विधायक आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, पटकल से विधायक आदरणीय गणेश अदलखा जी, बड़े भाई सतीश फागना जी जो कि NIT से विधायक हैं, हमारी महापौर आदरणीय महापौर प्रवीण बत्रा जोशी जी, फरीदाबाद महानगर से मेरे साथी जिलाध्यक्ष सोनपाल जी, आदरणीय बड़े भाई और पूर्व में मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव रहे अजय गौड़ जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री विनोद गुप्ता जी और जिला परिषद के चेयरमैन विजय लोहिया जी भी इस वार्ता में उपस्थित हैं। अब मैं औपचारिक शुरुआत के लिए एक बार अपने प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी से कहूँगा कि वे इस बैठक की औपचारिक शुरुआत करें वार्ता की। धन्यवाद पंकज जी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत होने वाली इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता में हम सभी को हरियाणा के हमारे पूर्व में बहुत ही लोकप्रिय और ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मेरे से पूर्व अभी आदरणीय पंकज जी ने मंचासीन सभी सम्मानित जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका संबोधन किया है। आज की इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष श्री पंकज रामपाल जी, जिले के मीडिया प्रभारी श्री विनोद गुप्ता जी और सम्मानित मंच, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो आज रन फॉर यूनिटी को लेकर के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। मित्रों, आज 17 अक्टूबर है और ये 17 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश भर के लिए। तो इस कार्यक्रम को लेकर के प्रेस वार्ता है एक अवसर हो सकता है, लेकिन फरीदाबाद निवासियों के लिए 2 अवसर है। हमको पता नहीं किसी को जानकारी है कि नहीं है। NIT की जो स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर सन 1949 में, 76 वर्ष पहले NIT का शिलान्यास रखा गया, स्थापना हुई थी। देश की आज़ादी के बाद कहें, देश के विभाजन और आज़ादी दोनों मिलाकर के उसके बाद कहें, कोई बहुत बड़ा एक NIT का शो किया गया था। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, जैसा बताया कि आज लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। उनका जन्म 1875 17 अक्टूबर को हुआ और देश की आज़ादी में उन्होंने जितना काम किया वो एक अभूतपूर्व योगदान उनका था। आज़ादी हुई, लेकिन आज़ादी के समय का एक बहुत बड़ा संकट ये उनके कारण से टला था। अंग्रेज ने बड़ी कतराई से आज़ादी के डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जो देश की रियासतें हैं वो रियासतें यदि चाहें तो अपना अपना संविधान बना सकते हैं और इस देश का मिलकर रह सकते हैं, और चाहे तो देश का एक संविधान बना करके भी वो शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक विषय, जब देश आज़ाद देश के सामने आया तो 565 के लगभग रियासतें थी। इन सबको एक कैसे करना, ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा कि आप सभी रियासतों के जितने उस समय के रियासतदार थे, राजा महाराजा थे, उनको सबको दिखाएं कि देश का एक संविधान होगा, हमारा अखंड देश ये दुनिया में एक मजबूत देश के नाते से होगा। और आपको जानकारी है कि सब रियासतें मान गई, केवल 3 रियासतें ऐसी थी जो उस समय नहीं
नरेंद्र मोदी जी, हाँ, उनका जन्म 31 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर नहीं, 17 अक्टूबर को आज हम उसकी तैयारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षमा करना, तो उनका जन्म 31 अक्टूबर को है, लेकिन आज हम 17 अक्टूबर को उस तैयारी के लिए साथ प्रेस कर रहे हैं। तो उस प्रकार से 3 जब रास्ते रह गए, इनको कैसे तैयार किया जाए, दो बड़े नेताओं के बीच में काम का बंटवारा हुआ। स्वयं के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने जिम्मे जम्मू कश्मीर लिया और 2 रास्ते जूनागढ़ और हैदराबाद, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किन प्रकार कैसे किया होगा इसके बारे में तो उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दोनों रास्तों को तैयार कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को तैयार नहीं हुआ, ये अपने भारत के संविधान के अंतर्गत धारा 370 संविधान के अंदर जोड़ दी गई, जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने के लिए। और आज उस बात की निरंतर मांग करते रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके बलिदान भी दिया कि देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान ही रहना चाहिए, 2 प्रधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और उनकी बलिदानी भी उसमें, वो शहीद भी हुए। लेकिन उस बात को 1947 के बाद, यानी 2000 अभी मोदी जी के समय में, शायद 2018 में 19 में 370 का मुकदम क्या हमने, उस समय तक हम इसको समाप्त नहीं कर सकते 370। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि उसी गुजरात के एक वीर सपूत नरेंद्र मोदी जी और दूसरे सपूत अमित शाह, इन दोनों ने मिल करके और इसको किस प्रकार से 370 को हटाया, जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंकते हैं, कोई खरोंच तक नहीं आई, जो बहुत बड़े बड़े भय दिखाए जा रहे थे। तो एक प्रकार की देश की एकता, अखंडता का अगर कोई एक मूर्तिकार हो सकता है दुनिया में, इस प्रकार के बिखरे हुए ऐसे देश को जोड़ करके एक राजनीतिक तौर पर एक करने का अगर कोई श्रेय किसी को जा सकता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम हर वर्ष एक राष्ट्रीय एकता दौड़ ये लगाते हैं 31 अक्टूबर को। हर वर्ष का कार्यक्रम है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने इस बार ये सोचा है कि हमने देश से बहुत नए आयाम देश में खड़े किए हैं और ऐसी ऐसी सामाजिक राजनीतिक बातों को और ठीक किया है। देश की एकता अखंडता के लिए कहें, समाज को दिशा देने के लिए कहें, देश की ताकत बढ़ाने के लिए कहें, बहुत से काम किए हैं। अगर मैं इस 11 साल की उपलब्धियों की बात करता हूं तो उसमें देशव्यापी क्या क्या चीजें ठीक की गई हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश की लिंग अनुपात ये बहुत बड़ी समस्या, सामाजिक समस्या, इसको ठीक करना है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। ये अभियान अपने आप में मामूली अभियान नहीं था और उसकी उनको सफलता मिली है। कई प्रदेश इसमें काफी आगे बढ़े हैं। ओवरऑल देश में भी ये यानी अनुपात जो है ये 50 की संख्या में, 1000 के ऊपर 50 की संख्या में बेटियों की संख्या ये बढ़ी है। एक बहुत बड़ा सामाजिक जो है वो ऊपर कलंक था, उसको दूर करने का काम किया। देश के अंदर जागृत होकर के हम अपनी स्वच्छता का ध्यान करें। स्वच्छ भारत मिशन ये बड़ा कार्यक्रम देश में चलाया गया। आज स्वच्छता के प्रति जागरूकता ये लोगों को हुई है कि हम कैसे और जागरूक हो सकते हैं। देश के लोगों को रोजगार कैसे मिले और उसमें रोजगार करने वाले उद्योगपति हैं उनको ईज ऑफ डूइंग कैसे उनका हो, कैसे देश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें गर्व है कि 2014 में जो हमारा देश 11वें स्थान पर था, आज हम तीसरे स्थान पर हैं, आज हम चौथे स्थान पर हैं। बहुत जल्दी 2027 से पहले हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज 4.19 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। जो टारगेट है कि हम 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अपनी अर्थव्यवस्था ले आएंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस मुकाबले में दुनिया के देशों में एक प्रकार से हमारा नाम बना, स्थान बना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि देश को एक करने में जो हमको बाधाएं आ रही हैं, 370 हटा दिया हमने,
देश की जनता को जागरूक करने के लिए बहुत से अभियान चलाए गए हैं। देश में आतंकवाद को हमने समाप्त किया, देश में नक्सलवाद को हमने समाप्त किया। नॉर्थ ईस्ट जो अपने आप को साथ मानता नहीं था, आज सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग देश के साथ जुड़ करके रहने के लिए तैयार हुए, जम्मू कश्मीर में रहने के लिए तैयार हुआ। जो ये रेड कॉरिडोर जिसको कहते हैं, नक्सलवाद का गलियारा, उसमें से नक्सलवाद समाप्त हुआ। बहुत कुछ एक किया, लेकिन लोगों में, जनता में एकता की भावना, पता कि जातिवाद की बीमारी है। क्या हो गया? ये जो जातिवाद की बीमारी है, ये जो राजनीतिक लोग अलग अलग तरह के भर के और सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हैं और एक एकता के भाव को भंग करते हैं, इसमें से लोगों को जागरण किया जाए तो हर अवसर का जैसे लाभ देना होता है। इस बार हमने तय किया है 31 अक्टूबर न केवल राष्ट्रीय एकता दौड़ के तक ही सीमित रहे, बल्कि आगे आने वाला 2 महीने का समय, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने में जन जागरण इतना ज्यादा किया जाए कि देश का हर नागरिक मन के अंदर भाव जागे कि देश हमारा है, हमको देश को एक करना है। क्योंकि देश को तोड़ने की ताकतें देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी है। बाहर के लोग भी बहुत तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि भारतवर्ष एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि हमारे देश का जो गुणगान दुनिया में होने लगा है, बड़े बड़े देश चौकन्ने हो गए हैं, कुछ न कुछ हर दिन कोई उल्टी सीधी बात करते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। उन देशों के नाम लेने की मुझे जरूरत है। आई भारत पोर्टल, ये देश को, जनता को, युवाओं को जागरूक करना है। उन्होंने तो यहाँ तक भी लाल किला से इस बार घोषणा की है कि मैं इस समाज के काम करने के लिए 1 लाख आगे आए, 1 लाख युवकों को तैयार करना। केवल ऐसा नहीं कि उनका फार्म भर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, बल्कि ऐसे युवाओं के मन के अंदर एक भाव कैसे जागृत किया जाए। तो ये सारे जो कार्यक्रम है, पद यात्राएं करने का इसमें कार्यक्रम आएगा। राजस्थान के ऊपर 1 दिवसीय पद यात्रा, 8 से 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चले, और जब पैदल चलते हैं तो उन्हें भाव लेके चलते हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। और शारीरिक परिश्रम करके जब कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसका संस्कार मन के ऊपर बहुत होता है। हम देखते हैं अपने घर में मंदिर बना करके, मूर्ति पूजा करके हम संतोष पैदा करते हैं, अपने मन को संतोष दे लेते हैं, लेकिन मन में इच्छा क्या होती है, चलो वैष्णो देवी की यात्रा करें, चलो 4 धाम की यात्रा करें, चलो ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए, मंदिर चढ़ाई के ऊपर बना हुआ है। शरीर को कष्ट दे करके जब मन का भाव बना के चलते हैं तो उसका संसार ज्यादा होता है। तो ऐसी दौड़े लगाएंगे, ऐसे पदयात्राएं करेंगे, ऐसे कुछ खेलों की प्रतियोगिताएं करेंगे, यानी इस प्रकार के कार्यक्रम। और न केवल सरकारी तौर पर बल्कि सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी हो रहा है। मुझे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे, एक 7 नवंबर से बहुत बड़ी यात्रा फरीदाबाद से होकर के निकलेगी। बैठे डिप्टी कमिश्नर साहब, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है वो 30-35 हजार लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और संदेश वो अपनी ओर से जो भी देंगे, लेकिन एक संदेश उसमें देश की एकता, अखंडता का भी साथ में रहेगा। तो हमने सब संस्थाओं को भी आह्वान किया है ताकि इन चीज को आगे बढ़ा सकें। बहुत सी इवेंट्स की जो एक्टिविटी है, विद्वान लोग जो है वो सेमिनार्स करेंगे, और उस सेमिनार में इसी विषय पर देश की अंदर की हमारी ताकत, विदेशों के षड्यंत्र और हमारे लोगों का जो भाव भावना कैसे बने उसमें करेंगे। नुक्कड़ नाटक, पहली बार सरदार पटेल की जीवनी पर नुक्कड़ नाटक, आज तक अभी किए नहीं हमने, लेकिन एक बहुत बड़ी टीमें तैयार की जा रही हैं कि वैसे नुक्कड़ नाटक उनकी जीवनी के वो भी करें। आपको बताया कि एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में बनाया गया है, और शायद सबसे ऊंचा स्टैच्यू जिसको कहा गया है, एक तो मुझे आंकड़ा ध्यान नहीं किया कितने मीटर ऊंचा, लेकिन सबसे ऊंचा स्टैच्यू अगर कह सकते तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये बनाया गया है। तो इसको वहां पर भी ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर से शुरू होगा, इसका शुभारंभ होगा। ये सब चीजें भी अब इसका असर धीरे धीरे जो युवाओं की, जहाँ जहाँ युवा जाते हैं उस युवाओं की भीड़ के अंदर भी देखने को मिले। तरह तरह के अपने कुछ सिग्नल, कोई बैनर, कोई पटका, कोई बैजेस ये लगा करके भी चले, चाहे वो बाजार में है, चाहे मॉल में है, चाहे सिनेमा देखने जा गए हैं, तो भी काम कुछ भी करें। लेकिन तैयारी इतनी की जा रही है कि हर युवा इस 2 महीने एक उस प्रोसेस में चलता चला जाए, ताकि इस 2 महीने के बाद हर समय उसके मन में देशभक्ति का भाव जागृत हो। देश के खिलाफ कोई बात किसी ने कह दी
और युवा उसमें भड़का नहीं, तो इसका मतलब उसमें भावना नहीं है। तो युवा जो भावों से भर करके आगे आए, इस प्रकार का ये सारा जो काम करेंगे। इसमें पद यात्राओं के अंदर युवाओं की यात्राएं तो होंगी, कहीं कहीं स्कूलों में बच्चों के भी छोटे बड़े कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, बुजुर्गों के कार्यक्रम, और जो सरकारी अमला है उस सरकारी अमले में भी तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि देश की एकता अखंडता को कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कह सकता कि ये कोई राजनीति से प्रेरित है। ये देश का एक एकता अखंडता का मतलब देशभक्ति का भाव, इस प्रकार से किए जाने वाला कार्यक्रम है। इसमें कुछ लंबे कार्यक्रम यानी जैसे कार्निवल त्योहार टाइप, और ये भी 3-3 दिन के ऐसे जगह जगह पर जैसे मेले लगते हैं उस प्रकार के मेले, और मेलों में भी स्वदेशी का भाव ये जागृत किया जाएगा, ताकि हम लोगों में स्वदेश की भावना में स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी बनाओ, जहां तक संभव है। बहुत चीजें आज भी हमको ऐसा ध्यान में आती हैं कि बड़ी बड़ी चीजें, मशीनरी, टेक्नोलॉजी जो दुनिया के साथ, लोगों के साथ हमको तालमेल रख के चलना पड़ता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो हम अपना कर सकते हैं और उसमें से देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस प्रकार का काम इसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इस विषय में इतना बताते हुए अब अंत में मैं आप सब लोगों को आने वाला दिवाली का पर्व, और दिवाली से पहले धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद विश्वकर्मा दिवस होता है, भैया दूज होती है, और छठ पूजा है, गोवर्धन पूजा है। तो ऐसे सब त्योहारों की अग्रिम बधाई आपको देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब इस विषय तो बहुत हो सकते हैं आपके सामने, और अगर मेरे जैसा आदमी फंस जाए तो आप छोड़ देंगे। जब आपने कमान संभाली हरियाणा की बीजेपी की सरकार, वो बैठक चलते चलते आज 11 साल हो चुकी है। मैं चाहूंगा सर 1 साल पर भी आप टिप्पणी करें, और कुछ आप पीछे लिखा भी हुआ है, 1 साल घना कमाल आप जरूर टिप्पणी करें। देखिए, आज 17 अक्टूबर है, 2 दिन की अलग अलग बताता हूँ आपको, समय तो बताता हूँ कि हमने तो पहली बार जो शपथ ली 27 अक्टूबर को ली थी, अगली बार फिर वो शपथ ली 26 अक्टूबर को। ये चुनाव की तिथियों के कारण से आगे पीछे होता। आज 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर इस 1 वर्ष, इस तीसरी बार की सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ, और इसके 3 वर्ष पूरे 27 अक्टूबर को होंगे, और फिर हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर को आएगा। इसलिए हर दिन का अपना एक महत्व होता है, तो दिन जो होता है वो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज इस 1 वर्ष का पूरे होने का एक त्योहार, उसको मनाने के लिए आज सारे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी ने जनता को अनुमोदित किया है, और उसमें विशेष तौर पर आज जो है 9000 गरीब परिवारों को 100 गज के आसपास के प्लॉट दिए गए हैं। उन प्लॉटों को मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको पैसा दे करके मकान भी बनवाए जाएंगे। अन्य भी कई प्रकार की जो आर्थिक सहायता के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन कुछ पैसा भी दिया है। तो ऐसी सारी योजनाओं का आज श्री गणेश हुआ है। ये 1 वर्ष बहुत अच्छे प्रकार से मैं समझता हूँ, जितनी पुरानी स्कीमें चल रही थी, योजनाएं चल रही थी, उनको आगे बढ़ाते हुए नई चीजों का भी शुभारंभ किया है। मैं आज अपनी नई सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपके वक्त में मुख्यमंत्री रहते हुए तो स्थानीय पेश की गई इस तरह से परिवार कहकर होटल बिना प्रतिनिधि मोदी और गृह मंत्री साहब ने भी आपकी तारीफ की। आप क्या मानते हैं, ऐसा 1 साल में कोई एक उदाहरण ऐसा कि जो इस सरकार में भी इसी तरह का आया होता है? जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने ये कहा था कि पहला वर्ष ऐसा होता है जो पिछले काम जो होते हैं, क्योंकि सरकार बदलती है, पार्टियां बदलती हैं, तो एक विपक्ष और पक्ष का आदान प्रदान होता है। उसमें 1 साल तो उन चीजों को ठीक करने में लगता है, और फिर अगला 1 साल जो है अपनी योजनाओं को बढ़ाने के लिए लगता है। तो पहली टर्म में हमको 3 साल मिले थे, दूसरी टर्म में 5 साल के 5 साल मिल गए, क्योंकि वो 2 साल पहले वाले बच गए। लेकिन अब इस तीसरी टर्म में पहला साल तो हर नई सरकार को, नए मुख्यमंत्री को समझने के लिए लगता है। तो पहला साल आज उनका पूरा हुआ है, सारी बातें उनको ध्यान में आ गई है, समझ में आ गई है। अब उनको 4 साल अगले इस टर्म के शेष है, जब वो धड़ाधड़ अपनी नई योजनाओं को लागू करेंगे, चलाएंगे। इसलिए पहले साल में ऐसी नई अपेक्षाएं करना, हाँ, सारी जो पिछली योजनाएं हैं ठीक बराबर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हर योजना के लिए पूरा करने के लिए समय लगता है, तो जो चलती योजनाओं को पूरा करना, उसको चालू रखना बड़ा काम होता है।
इसलिए अब नई योजनाएं जो आएंगी वो 1 साल बीतने के बाद शुरू की जाएंगी। निश्चित रूप से आपको अगले साल कुछ बातें ऐसी मिलेंगी। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आज जैसा आपने कहा 17 अक्टूबर का दिन है और NIT फरीदाबाद के लिए विशेष योगदान है। आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं NIT फरीदाबाद से, किस तरह से उन यादों को संजोए हुए हैं साझा करें? देखिए, विषय आज ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन यादों को समर्पित करते हुए एक बात आपको जरूर कहूंगा कि आप ये जो देश की एकता अखंडता का जो विषय है उस बात से जोड़ करके करना कि NIT का अगर मान लो उस समय शिलान्यास हुआ तो देश के विभाजन के बाद एक ऐसा शहर चाहिए था जहाँ वहां से आए हुए लोगों को स्थापित किया जा सके, उनको आवास दी जा सके, उनको इंडस्ट्री यानी कोई छोटा मोटा काम दिलाया जा सके। तो एक बहुत बड़ा काम NIT का उस समय किया गया था। और जब यहाँ मैं आने के बाद जब इन बातों का मुझे पता लगा तो वास्तव में मुझे मन की बहुत खुशी हुई थी। मैं यहाँ 1980 के अंदर विचार कर रहा था, उस समय उस शहर को बसे हुए कितने हो गए थे, 31 साल में काफी कुछ उस समय में यहाँ चलता था, तो उसकी बहुत बड़ी यादें उस समय की थी। और उन यादों को बार बार याद करते तो एक ऐसा समाज जो बिल्कुल 3 कपड़ों में वहां से आया, सब कुछ खाली याद चल करके आया और जिसने कभी भी यहाँ करके ये अपेक्षा नहीं की कि मुझे आउट ऑफ द वे जा करके कोई सरकार दे, समाज या सरकार दे। यहाँ तक भी अपेक्षाएं की गई। कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण का लाभ दिलाओ। भाई समाज की बड़ी एक तारीफ और ताकीद करता हूँ इस बात की कि उन्होंने आरक्षण लेना स्वीकार नहीं किया। क्यों आरक्षण नहीं लेंगे? अपने पैरों पर अपने बलबूते अपनी मेहनत से खड़े होंगे। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश मैसेज आज देश में है कि समाज अगर अपने पैरों पर खड़ा होने का संकल्प करे, खुद भी कुछ कर सकता है और दूसरे समाज को जो और समाज के बाकी ऐसे लोग हैं उनको कुछ ना कुछ बता भी सकता है, अपने उनसे सिखा भी सकता है। हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। आज पूरा समाज इस देश के समाज के मुख्य समाज के अंदर सम्मिलित हो गया और एक होकर रह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी उस भावना को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की। जब करनाल में चुनाव में लड़ा था तो सब लोगों ने कहा एक पंजाबी ऐसा करके करते थे। मैंने कहा देखिए, संस्कृति के नाते, भाषा के नाते, घर में व्यवहार के नाते पंजाबी हो सकते हैं, लेकिन मैं आज इतने साल से, क्योंकि हरियाणा की धरती है, हरियाणा की धरती में रहने वाले हम सब लोग आज प्रदेश की नागरिकता के नाते सब हरियाणवी, तो हरियाणवी बन करके चलेंगे। हर समय पंजाबी कहना ठीक नहीं है। हमारी पारिवारिक संस्कृति, लहजा, संस्कार या जो भी कुछ कहें वो पंजाब की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसको उस ढंग से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हरियाणा के बनकर के आगे चलेंगे, बढ़ेंगे और इस बात को हमारे लोगों ने स्वीकार किया। आज हर समय कहते हैं कि मनोहर लाल है, हरियाणा एक हरियाणा में मंत्री जी, आप कह रहे हैं हरियाणा की बात कर रहे हैं और इससे पहले आपने जाति वाली बात की। पिछले 10-12 दिन के अंदर हरियाणा के अंदर एक ऐसी पोजीशन बन गई थी कि जिसमें जैसे जाति पर बांटने की बात, कैसे लोगों की पहचान किया जाना जरूरी नहीं है आज। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि अभी भी जिस प्रकार से जातिवाद के ऊपर लोगों को नहीं चलना चाहिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर चल पड़ते हैं। ये जातिवाद अपने परिवार तक, अपने कुटुंबे तक या अपने जो एक घरेलू सामाजिक व्यवहार होता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम राजनीति में लाए या इसको हम इतना बड़ा इशू बना दें जिसके अंदर जातियों का मतभेद एक दूसरे से आकर के हमारी अस्तित्व के लिए खतरा बने, ये उचित नहीं है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं के ऊपर जातिवाद जो लाते हैं, मेरा तो तुरंत हमेशा ये कहना रहता है कि जातिवाद नहीं लाना चाहिए। हाँ, इसमें राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसी जाति को लेकर राजनीतिकरण करना लगते हैं। एक वोट की भूख जागती है, तो वोट की भूख ना जागे, जो ठीक है उसको ठीक है, जो गलत उसको गलत है। इसके बाद एक घटना हुई, बाद में दूसरी घटना हो गई, और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है, वो है भ्रष्टाचार। तो हमको इस सारी बातचीत को भ्रष्टाचार के इर्द रखना चाहिए। इस सारे विषय में जो भी कोई घटनाक्रम है उसमें कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में मेरी यही एक सबको संदेश भी रहेगा और हम सबको जो भी शक्तियां, ताकतें, सरकारें, एजेंसीज हैं, सबको कहेंगे कि कानून के हिसाब से निर्णय सबके लिए इंसाफ निर्णय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सब किसी को यानी किसी के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो और सबको निर्णय का लाभ न्याय मिलना चाहिए, अन्याय के साथ ना हो। ये मेरी ओर से मंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम उसको खासतौर से सर मेट्रो की शुरुआत की बात हो रही है, फरीदाबाद से आगे जाना है, गाँव में नहीं करना है। हरियाणा से आपके लागू रहे हैं और हरियाणा के आपने 60 साल तक बतौर CM रहे हैं, सर उस विभाग को लेकर थोड़ी जानकारी
मेट्रो का पहला विषय तो ये है कि कोई भी शहर जो 25 लाख या इससे ऊपर की आबादी का है उसके लिए मेट्रो सोचते हैं। अब चूंकि हमारा ये एरिया है, ये दिल्ली DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसका जुड़ करके एक इकाई बनी है। उसके अंदर जो एडजॉइनिंग NCR के शहर हैं जिसमें दिल्ली के साथ फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, गाजियाबाद है, बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, ये जो सारे शहर हैं इनको सबको जोड़ करके एक दिल्ली का मेट्रो के नाते से एक बड़ा रूप है। यहाँ सब जगह टच कर रही है मेट्रो। अब इस मेट्रो के विस्तार के विषय चल रहे हैं, उसमें 25 लाख की कंडीशन नहीं है, केवल उसकी फिजिबिलिटी उसकी कंडीशन है कि क्या उतना यात्रियों का जो सुगमता के लिए इतने यात्री मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उस नाते से जहां जहां बढ़ गया है आगे की योजनाएं सब बन गई हैं। जैसे बल्लभगढ़ ये जो अपनी ओल्ड फरीदाबाद तक की, ये बल्लभगढ़ तक की जो मेट्रो है इसको पलवल तक अनाउंस किया है और उसकी फिजिबिलिटी कराई जा रही है। कभी ना कभी जैसे जितनी रेलवे लाइन है उनका एक क्रम से कोई ना कुछ शुरू करते हैं। ऐसे ही फरीदाबाद गुरुग्राम में इंटरनल गुरुग्राम की सारी मेट्रो उसका शिलान्यास भी हो गया, उसका काम भी चालू हो चुका है। फिर वहां से अपना ये आपका सोनीपत की मेट्रो अब इस समय कुंडली तक वो सारी फाइनल हो गई है, उसका शिलान्यास हो गया, काम चालू हो गया। सोनीपत से कुंडली से आगे उस पर भी सर्वे चल रहा है कि हम इसको सोनीपत के शहर के अंदर भी कितना कर सकते हैं। बहादुरगढ़ से असोदा तक उसका भी सर्वे कंप्लीट हो गया है, उस पर भी डीपीआर कभी ना कभी बन जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ एक्सटेंशन गाजियाबाद और आपके नोएडा के अंदर भी हो रही है। एक योजना है RRTS की। RRTS है रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उस RRTS में ये आता है कि थोड़ा और उसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, लगभग 100-125 किलोमीटर की उसकी लंबाई होगी। उसके स्टेशन 8-9 किलोमीटर तक जाएंगे ताकि 12-14 स्टेशन से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर मेट्रो को ही बहुत आगे करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेशन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसका टाइमिंग जो है वो अपना बहुत ज्यादा लगेगा, उसकी योग्यता फिजिबिलिटी किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है। इसकी 3 लाइनें RRTS की, एक मेट्रो की मेरठ की तो चल चुकी है और चलने के बाद उसका सेंटर है सराय काले खां से मेरठ, और ऐसे ही सराय काले खां से दूसरी लाइन है आपकी बावन वाली लाइन। अभी PIB में मीटिंग उसकी हो गई है, अगला जैसे ही कोई 1-5 महीने में कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में जाने के बाद क्लियर होकर उसको शिलान्यास होगा तो 1 महीने 2 महीने में OP और करनाल की दोनों लाइनें ये कंसिडरेशन है, बहुत जल्दी कैबिनेट जाके इसको क्लियर करेंगे और मुझे लगता है कि 2026 के अंदर इसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। समझे मंत्री जी नमस्कार। मंत्री जी मेरा नाम मनोज है, मैं PTI से हूँ। मेरा एक सवाल है, आपने शुरू में ही स्वर्गीय पटेल जी का जिक्र किया, उन्होंने 500 ज्यादा रियासतों को एक किया ताकि एक संविधान उसके देश का। तो संविधान को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई है कि संविधान BN राव जी ने लिखा था, बाबा साहब ने नहीं लिखा था, ये जंग जाती हिंसा में फैल सकती है। लिखा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ रही है कि संविधान BN राव ने लिखा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा था। ये जो जंग व्हाट्सएप में छिड़ी है ये जाती हिंसा का रूप ले सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा, संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए, दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनी गई, कितने लोग थे? 100 तो एक संविधान सभा थी पूरी। उससे पहले जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक प्रावधान का विचार हुआ, कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम भीमराव अम्बेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है, उनको उन्होंने इसको समर्पित किया। दूसरा सवाल ये मंत्री जी का वेतन जी का बयान आया है पूर्ण कुमार जी को लेकर के। एक सवाल केवल एयरपोर्ट को लेकर है, आपने भेज दिया था पहले भी कि उसको भी मेट्रो नहीं है, वो RRTS उसके साथ मतलब ये विषय जुड़ा गया है।
आरटीएस इफको चौक से जो दिल्ली की जा रही है बावल तक की मेट्रो, उसी का एक इधर से उसकी बनेगी ब्रांच और वहां से फरीदाबाद से जेवर, ये इस प्रकार का उसका बनना है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ